मम्मी जी, उम्र चाहे जो भी हो, माँ कभी बोझ नहीं होती। मम्मी जी, आप यहाँ बैठी हैं, मैं कब से आपको आवाज़ लगा रही हूँ। क्या कान में रुई डाल रखी है? दो चार बुढ़ियाँ मिलती नहीं कि जमघट लगाकर बैठ जाती हैं। इतना ही दुख दर्द बांटने का शौक है तो उनके घर क्यों नहीं चली जाती हैं? है हिम्मत उनमें से किसी की कि एक वक्त का खाना खिला दें आपको? खुद उन्हें सूखी रोटी मिलती होगी, आपको क्या खिलाएंगी? खाने के लिए तो यही दरवाज़ा दिखता है। वर्षा अपनी सास सुषमा जी से कहती है। बेचारी सुषमा जी इधर उधर देखी, फिर धीरे से बोली, क्या हुआ बहू, कुछ काम था क्या? मैंने बाहर झाड़ू लगा दिया, कपड़ों को भी सूखने के लिए दे दी हूँ। कमरे में अकेले बैठे बैठे मैं ऊब गई थी तो यहाँ आकर बैठ गई। वर्षा बोली, देखो तो बोल, तो ऐसे रही हैं जैसे पूरे घर की जिम्मेदारी इन्होंने ही उठा ली है। अगर वो काम हो गए थे तो इतना भी आपसे नहीं हुआ कि कम से कम कमरे की साफ सफाई कर दे। पूरे दिन खाती रहती हैं और एक जगह बैठी रहती हैं, तभी तो आपको गैस बनता है। अब मेरा मुंह क्या देख रही हैं? मैं स्नान कर ली हूँ, आप भी नहा लीजिए। और बाथरूम बहुत गंदा हो गया है, उसे साफ कर दीजिएगा। इतना कहकर वर्षा बिना उनकी बात सुने वहाँ से चली गई। सुषमा जी बोली, पर मैं तो सुबह ही स्नान कर लेती हूँ, अब बाथरूम साफ करूँगी तो फिर दोबारा से स्नान करना पड़ेगा। ये हर रोज़ 2 बार नहाने के चक्कर में मेरे कमर की हालत ख़राब हो गई है। इतना कहकर उन्होंने पहले कमरे की सफाई की, फिर बाथरूम साफ करने चली गई। थोड़ी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। वर्षा अपने कमरे में कान में ईयरफोन लगाकर आराम से गाना सुन रही थी। बाथरूम से सुषमा जी बोली, थोड़ा ठहर जाओ, बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं कि भागकर आज सुकून दरवाज़ा खोल लें। तभी उधर से आवाज़ आई, माँ, आप बाथरूम की सफाई कर रही हैं? आज तक तो आपने कभी घर में झाड़ू तक नहीं लगाया, और अब ये सब, आखिर घर के लोग सब हैं कहाँ? और क्या इसी दिन के लिए भैया आपको अपने साथ रखना चाहते थे? सुषमा जी का छोटा बेटा रवि दरवाजे पे खड़ा था। अचानक बेटे को देखते सुषमा जी फूट फूट कर रोने लगी, मानो बहुत दिनों बाद अब कोई अपना मिला हो। बेटे ने माँ को गले लगाया, माँ के पूरे कपड़े गीले थे। बेटे ने सहारा देकर माँ को कमरे तक पहुँचाया और बोला, भाभी से मिलकर आता हूँ, तब तक आप कपड़े बदल लीजिए। सुषमा जी बोली, बेटा उसे कुछ मत कहना, ये मैंने उसके कहने पर नहीं, अपनी मर्जी से किया है। रवि बोला, माँ आप कपड़े तो बदलिए, मैं बस भाभी की हालचाल पूछकर आता हूँ। इतना कहकर वो वर्षा के कमरे की तरफ चला गया। भाभी, ओ भाभी, आपकी हालत तो माँ से भी खराब लगती है, तभी तो आप यहाँ आराम से गाने सुन रही हैं और मेरी माँ बाथरूम की सफाई कर रही है। रवि ने कहा, अरे भाभी, इतना भी क्या आराम करना, आखिर आपको भी तो बुढ़ापे में अपने बेटे के घर का बाथरूम ही साफ करना है। वर्षा बोली, अरे देवर जी, आप कब आए? आपने आने की खबर भी नहीं दी। अगर बताया होता तो मैं आपके स्वागत के लिए दरवाजे पर होती। और ये क्या कह रहे हैं? रवि बोला, मेरी छोड़िए, आपने मेरी माँ का ये क्या हालत कर दिया है? आपको शर्म नहीं आई मेरी माँ से बाथरूम साफ करवाते हुए? वर्षा, अरे देवर जी, इतना क्यों भड़क रहे हैं? आराम से बैठकर चाय पानी पी लीजिए, फिर बातें करते हैं। और वैसे भी यह काम मैंने मम्मी जी को नहीं कहा था, वह अपनी मर्जी से कर रही थी। गुस्से में रवि वहाँ से अपनी माँ के कमरे में चला गया। माँ के पास आकर रवि बोला, मैं जब भी आपको फ़ोन करता था और हाल समाचार पूछता था कि आप कैसी हैं, क्या आप मेरे पास आकर रहना चाहेंगी, तो आप बात को टाल देती थी। आखिर क्यों? माँ बेटे के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोली, मेरे लाल, छोड़ो इन बातों को, तुझे देखे हुए कितना समय हो गया, और ये क्या तुमने आने की खबर तक नहीं दी? तभी वर्षा आई और बोली, मम्मी जी, क्या सच में आपको भी नहीं पता था, या फिर आपको पता होगा पर आपने मुझसे नहीं बताया? सुषमा जी कुछ कहती उससे पहले रवि बोला, अच्छा हुआ मैंने पहले नहीं खबर दी, वरना सच्चाई कैसे पता चलती? अरे मेरी माँ इस घर की मालकिन थी, बाबूजी के रहते मजाल नहीं थी कि माँ अपने हाथ में झाड़ू भी ले। आज बाबूजी की आत्मा कितना दुख रही होगी, और माँ आप कब से ये सब काम करने लगीं? अपनी तकलीफ़ कम से कम अपने बेटे को तो बताइए, क्या भैया को ये सब पता है? सुषमा जी बोली, बेटा घर का काम करने में क्या तकलीफ़ होगी, अब तुम गुस्सा थूक दो और ये बताओ कि नेहा बहू और बाबू, मेरा पोता कैसा है, मुझसे मिलने वो लोग कब आएंगे?
रवि बोला, माँ आपके हाथ में हमें आशीर्वाद देने के लिए है, बाथरूम साफ करने के लिए नहीं। और फिर हमारी कमाई किस काम की जब आपको ये सब करना पड़े। और आपकी बहू बिल्कुल ठीक है, वो पहले आपके पास ही आना चाहती थी, पर उसकी माँ की भी तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने कहा पहले अपने मायके 1-2 दिन रह लो, फिर आराम से माँ के साथ रहना। सुषमा जी बोली, बहुत अच्छा किया बेटा, अगर दूसरे की माँ के दर्द को तुम महसूस करते हो, इसका मतलब मेरी परवरिश रंग लाई। रवि ने तुरंत अपने बड़े भाई किशन को फ़ोन किया और अपने आने की खबर दी। 1 आध घंटे में ही किशन ऑफिस से आ गया। रवि को गले लगाते हुए वो बोला, तुमने आने की खबर भी नहीं की, अचानक चले आए। रवि वर्षा की तरफ देखते हुए बोला, अगर बता कर आता तो कुछ राज पर पर्दे हमेशा परे रह जाते। सुषमा जी झट से बोली, अब दोनों भाई आए हो तो अच्छी अच्छी बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। रवि आश्चर्य से माँ की तरफ देखने लगा तो वर्षा झट से बोली, अरे मम्मी जी, आप चाय कब बनाती हैं? जो आज बनाएंगी मैं बनाती हूँ। इतना कहकर वर्षा रसोई की तरफ चली गई। दोनों बेटों को अपने पास देखकर सुषमा जी के मन को सुकून मिल रहा था। रात के खाने पर जब सब एक साथ बैठे थे, सुषमा जी अपने कमरे में थी। रवि ने इधर उधर देखा और बोला, माँ क्यों नहीं आई? तभी वर्षा का बेटा वीर बोला, दादी तो सबके खाने के बाद खाती है। रवि बोला, ऐसा क्यों? वीर, दादी को बर्तन भी तो धोना होता है। वर्षा झट से उसका मुंह बंद करते हुए बोली, ये लड़का कुछ भी बोलता है, चुपचाप से खाना खाओ, मैं दादी को बुलाकर लाती हूँ। वर्षा सुषमा जी के कमरे में गई और बोली, मम्मी जी जानती हैं ना, बुढ़ापे में लोगों को कितनी परेशानियाँ होती हैं। अगर आप अपने घर की छत के अंदर रहना चाहती हैं तो अपना मुंह बंद करके रखिएगा। चलिए और सबके साथ खाना खा लीजिए। सुषमा जी चुपचाप जाकर अपने बेटे के साथ बैठ गईं। रात में सुषमा जी जब लेटी थीं, रवि उनके पैरों को दबा रहा था। सुषमा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी रवि बोला, माँ आखिर बात क्या है, आप बताती क्यों नहीं है मुझसे? सुषमा जी ने देखा वर्षा दरवाजे पर कान लगाए सुन रही थी तो वो बोली, नहीं नहीं बेटा, ये खुशी के आंसू हैं। कितने दिनों बाद तुम्हें देखा है ना, इसी से। फिर वो माँ के पास ही सो गया। अगले दिन रोजाना की तरह सुषमा जी झाड़ू लेकर बाहर साफ करने लगी। झाड़ू की आवाज़ से रवि उठकर बैठ गया और अपनी माँ के हाथ से झाड़ू लेकर बोला, माँ ये संजोग नहीं हो सकता, इसका मतलब आप रोजाना यह सब काम करती हैं। सुषमा जी बोली, नहीं बेटा, खाली बैठी थी तो सोची लगा देती हूँ। रवि जोर से चिल्लाने लगा, भैया, ओ भैया, भाभी बाहर निकलिए। किशन आँख मलते हुए बाहर आया और बोला, क्या शोर मचा रहे हो रवि? रवि बोला, क्या आपको पहले से पता है कि माँ घर के काम करती हैं? किशन, अपने घर के काम करने में हर्ज क्या है रवि? रवि, आश्चर्य की बात है भैया, माँ की उम्र देखिए, क्या वो बाथरूम साफ करने या बाहर झाड़ू लगाने लायक हैं? अरे जिस औरत से ठीक से चला नहीं जाता उसे आप लोग ये सब काम करवा लेते हैं। माँ के आराम के लिए आप एक काम वाली नहीं रख सकते? क्या फ़ायदा ऐसे बेटे का? किशन, रवि तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे हो और पैसे पैर पर नहीं आते हैं। कल तुमने अपनी भाभी से भी बदतमीजी की और आज मुझसे कर रहे हो। और माँ को जब कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्या परेशानी है? रवि, शर्म नहीं आती अपनी माँ के लिए ये कहते हुए भैया? और आपको पैसों की दिक्कत क्यों हो रही है, जबकि मैं ना तो ऊपर वाले कमरे का किराया लेता हूँ, ना अनाज पानी घर का लेता हूँ। सब कुछ माँ की वजह से छोड़ रखा है, ऊपर से बाबूजी का पेंशन भी आता है। अरे इतने में तो माँ बिना बेटे बहू के भी आराम से रह सकती है। तभी उधर से सुषमा जी की छोटी बहू नेहा अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए आई और बोली, आखिर घर में हो क्या रहा है? आप लोगों के चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक आ रही है। इतना कहते हुए उसने अपनी सास सुषमा जी के और अपनी जेठानी के पैर छुए। सुषमा जी ने छोटे से पोते को गोद में लेते हुए कहा, बहू तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, तुम ही समझाओ रवि को, कोई अपने बड़े भाई से ऐसे बातें करता है क्या? उस वक्त तो रवि शांत हो गया और पत्नी बच्चे को लेकर अपने कमरे में चला गया। फिर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। नेहा बोली, ये तो गलत बात है मम्मी जी, बड़े तो हमेशा ये सिखाते हैं कि अन्याय करना गलत है तो अन्याय सहना भी गलत है। जब आपके साथ ये सब हो रहा था तो आपने हमें बताया क्यों नहीं?
जिस तरह से हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे ही सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। और आप किस पर बोझ नहीं हैं। आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करे, भले ही आप नौकरी नहीं करती, परंतु आज भी आप अपने बेटों से कम आमदनी नहीं पाती हैं। ये बात जेठ जी और भाभी को समझ नहीं होगी। उस दिन तो सब चुपचाप खाना खाकर सो गए। अगले दिन पड़ोस की एक बूढ़ी औरत सुषमा जी से मिलने आई। पहली बार ऐसा हुआ था कि सुषमा जी की कोई सहेली चौखट के अंदर आई हो। वृद्ध महिला ने रवि से कहा, बेटा, अगर तुम्हारे घर के कोने में जगह खाली हो तो अपनी माँ को यहाँ से ले जाओ। बेचारी यहाँ बहुत दुख सहती है। तुम्हारे पिता के राज में कितना सुख भोगा, आज बेटों के राज में कैसे कैसे काम करती हैं। सुषमा जी की डरी हुई आंखें वर्षा की तरफ देख रही थी। तभी नेहा बोली, चाची जी, हमारी मम्मी जी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे पापा जी नहीं है तो क्या हुआ, हमारी मम्मी जी किसी पर बोझ नहीं है। फिर नेहा ने उस वृद्ध महिला को चाय पानी पिलाकर विदा किया। उनके जाने के बाद नेहा बड़े आराम से वर्षा से बोली, भाभी, मैं आपसे छोटी हूँ, पर मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मम्मी जी के साथ गलत व्यवहार हो। किशन रवि से बोला, रवि, अपनी पत्नी को समझाओ, सब देख रहे हैं। ये हमारी माँ का मामला है, हम सुलझा लेंगे। नेहा को बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। रवि, भैया, आप भूल रहे हैं, मारने वाले से ज़्यादा अधिकार बचाने वाले का होता है, और ये हमारी माँ होने के साथ साथ नेहा की सास भी है। वर्षा, बड़ी बड़ी बात करना आसान है। तुम दोनों पति पत्नी तो मुंबई में रहते हो और घर की परेशानी तो हमें झेलनी पड़ती है। सिर्फ किराया लेने से क्या होता है, घर का मेंटेनेंस भी तो देखना पड़ता है, और पेंशन घर आकर नहीं मिलता, उसके लिए धूप में पोस्ट ऑफिस से जाना पड़ता है। नेहा, अच्छा, तो आपको इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा खर्चा और परेशानी हो जाती है। सभी किराएदार ऊपर से दोनों लोगों की बातें सुन रहे थे। वर्षा सबको देखी, फिर बोली, और नहीं तो क्या। नेहा हाथ जोड़कर सभी किराएदारों से बोली, मैं आप सभी से विनती करती हूँ, अगले महीने से किराया मम्मी जी के अकाउंट में आप लोग डालिएगा, और मम्मी जी का पेंशन भी अब उनके अकाउंट में आएगा। और भाभी, आप भी इस घर का किराया अब मम्मी जी को देंगी। और मम्मी जी, अब आपको तय करना है कि आप इस घर की मालकिन बनकर यहाँ रहेंगी या हमारे साथ चलेंगी। सुषमा जी इधर उधर देखने लगी तो नेहा उनका हाथ पकड़कर बोली, मम्मी जी, किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। उम्र चाहे जो भी हो, अपना अधिकार जब तक खुद नहीं लेंगे, कोई आगे बढ़कर देने नहीं आएगा। आज तक आप सम्मान से जीती आई, क्या आखिरी वक्त में नज़रें झुकाकर जीना चाहती हैं? फैसला आपका है। वर्षा सुषमा जी का कसकर हाथ पकड़ कर बोली, हाँ मम्मी जी, बोलिए ना, बोलती क्यों नहीं हैं। सुषमा जी ने अपना हाथ वर्षा से एक झटके में छुड़ाया और एक थप्पड़ वर्षा को लगाते हुए बोली, बड़ी बहू, जो भी अधिकार मैंने तुम्हें दिए थे, अब मैं तुमसे वापस ले रही हूँ। ये घर, पेंशन के पैसे और किराए के पैसे सब मेरे पति की अर्जित की हुई है, जिस पर बस मेरा अधिकार है। किशन आगे बढ़ते हुए बोला, माँ, ये क्या कर रही हो? इतने सालों तक हमने आपकी सेवा की, उसका यही सिला दिया तुमने? सुषमा जी ने दूसरा थप्पड़ अपने बेटे किशन को लगाया और बोली, जब तुम ही नालायक निकले तो तुम्हारी पत्नी से क्या उम्मीद कर सकती हूँ। सही कहा छोटी बहू ने, उम्र चाहे जो भी हो, माँ किसी पर बोझ नहीं होती, और वक्त आने पर वो अपना अधिकार खुद लेना जानती है। उस दिन बहुत हंगामा हुआ। आखिरकार सुषमा जी ने निर्णय लिया कि वो छोटे बेटे बहू के साथ मुंबई चली जाएंगी। उन्होंने सभी किराएदार को अपना अकाउंट नंबर दिया और बेटे बहू से कहा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है और किराया भी नहीं देना है तो इस घर का मेंटेनेंस तुम्हें करना होगा। आगे कोई झमेला ना हो, इसलिए सुषमा जी ने एक कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में भी लिखवा दी। 2 दिन बाद रवि अपनी माँ को लेकर मुंबई चला गया। इधर वर्षा, जो आज तक ऐशो आराम से रह रही थी, अब उसे बड़े हिसाब से घर चलाना पड़ता था। जब पति से शिकायत की थी तो किशन कहता, सब तुम्हारी गलती है। रोज़ लक्ष्मी जी की पूजा करती हो, पर सास जो लक्ष्मी समान थी उसे तुमने सम्मान नहीं दिया। अब मेरी औकात नहीं कि मैं काम वाली रखूं, घर का सारा काम तुम अकेले करो। उस रोज़ वर्षा को एहसास हुआ कि उसने क्या गलत किया अपनी सास के साथ, लेकिन सही कहा किसी ने, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, माता पिता को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर वो वृद्धावस्था में हमारी 2 बातें सुन लेते हैं तो बस घर की शांति के लिए, वरना जिन्होंने हमें खरा करना सिखाया है, वक्त आने पर
वो अपनी कमर और हमें दोनों को सीधा कर सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।